जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और एक बार कमेंट सेक्शन में आप सब लोग अपनी मुस्कुराहटें भेजें, उससे हम समझेंगे कि हाँ, आप लोग अपनी तैयारी को करते हुए अच्छे से और आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथ ही आज का हमारा टॉपिक रहेगा शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस हमको आज पढ़ने हैं। तो क्लासिकल डांस अगर हम बात करते हैं तो भारत में कुल जो क्लासिकल डांस है उनका संख्या आपको एग्जाम में लिखना होगा। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने क्लासिकल डांस है? 8 क्लासिकल डांस है। उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हमको समझना होगा आज, ठीक है। तो आज की हम बात करते हैं। तो आज डेट है आपका 10 जुलाई, थर्सडे। हम आज क्लासिकल डांस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आज का आपका टॉपिक होगा। पीडीएफ आप सबको मिल पा रही है? थम्स अप करके मुझे बताइए। पीडीएफ आपको इजीली मिल जाती है ना? सारे लोगों को टेलीग्राम के थ्रू आप कहेंगे हाँ जी भैया मिल जाती होगी बहुत आसानी से, और हम उसको पहले दिन भेज देते हैं। जैसे आज शाम को आपको क्लासिकल डांस आर्टिस्ट का ये पीडीएफ मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल में जो पिन है ऊपर, ओके। तो देखिए क्या है, दो क्लासिकल डांस आर्टिस्ट है, ये तो आपका ट्रिक्स का टॉपिक होगा। इसमें तो हमको सारे आर्टिस्ट को ट्रिक्स से याद करना होगा, नहीं तो हम उनको भूल सकते हैं। लेकिन जब हम क्लासिकल डांस की बात करेंगे तो ये एक थ्योरी क्लास होगी, और इसमें हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि इसमें आप किसी तरह का मतलब कोई भी आप ट्रिक इस्तेमाल मत करना, ठीक है। बेशक आप तब भी करें तो बात अलग है। बाकी हम आपसे कहेंगे शास्त्रीय जो नृत्य हैं उनको आपको साधारण तरीके से पढ़ना है, और एक दो बार आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके लिए ज़रूरत होगी एक अच्छे से रिवीजन की। एक बार थम्स अप करिए कि मेरी बात को आप समझ गए हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक को शुरू करते हैं यहाँ पर। कहाँ से? शास्त्रीय नृत्य विधाएं, यानी कि हम क्लासिकल डांस की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे क्लासिकल डांस हैं, क्लासिकल डांस की बात हम कर रहे हैं आपसे। क्लासिकल क्लासिकल डांस। तो क्लासिकल डांस की अगर हम आपसे बात करें कितने क्लासिकल डांस है टोटल, तो आप कहेंगे 8 क्लासिकल डांस है जी। 8 8, ओके। और जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उन सब के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथी ये जानकारी कि किस पुस्तक में किस बुक में हमको पता चलता है आपका क्लासिकल डांस के बारे में। तो वो है हमारी नाट्य शास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाट्य शास्त्र को लिखा किसने है, तो आप कहेंगे भरत मुनि ने। इसी नाट्य शास्त्र को साथ ही आपका पंचम वेद कहा जाता है। इसी को कहते हैं पंचम वेद, ठीक है। यानी कि हम सब पढ़ते हैं आपका हिस्ट्री में कि वेद कितने हैं, तो आप कहेंगे वेदों की संख्या कही जाती है कि 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो इसी तरह से एक पांचवा वेद, कभी ये मत लिख देना एग्जाम में आपकी वेदों की संख्या कितनी है, कभी आप बोले भैया हमको तो पांचवा वेद भी पता है, तो ऐसा नहीं लिखना है, ओके। तो आप कहेंगे भैया पंचम वेद एक संज्ञा दी जाती है, सिर्फ एक मतलब कि उसको नाम दिया जाता है, लेकिन वेदों की संख्या हमको 4 ही कहनी है, ओके। द टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस आर 8। कितने क्लासिकल डांस है टोटल? ये संख्या लगभग हर एग्जाम में पूछी गई है कि भारत में क्लासिकल डांस कितने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र को भी महत्वपूर्ण मार्क करना। एसएससी का शायद कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें पूछा ना गया हो कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, वो इज द राइटर ऑफ नाट्य शास्त्र, तो आप कहेंगे भरत मुनि है, भरत मुनि है। लेकिन एक हमारी साथी जो आपका संस्कृति मंत्रालय है वह कहता है कि 9 क्लासिकल डांस हैं, तो भैया हम तो फंस जाएंगे एग्जाम में। और हमारी जो संगीत नाटक अकादमी है वो कहती है कि 8 क्लासिकल डांस है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है, तो हमको क्या आंसर करना है, 9 या 8? याद रख लेना, आपको आंसर करना है 8। अगर वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके दे इस बात को कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने हैं, तो संस्कृति मंत्रालय मानता है 9 को। अगर इसको बात को उसने मेंशन नहीं किया है संस्कृति मंत्रालय को, तो आप इस बात से दूर रहेंगे। बात क्लियर है? क्या आंसर करना है? फटाफट से आंसर करिए। एग्जाम में आया कि क्या बोलेंगे क्लासिकल डांस कितने हैं, तो हमको कहना है 8 हैं, 8 हैं, ठीक है। नवा वो लोग मानते हैं 6 को। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एक बार बताएं मुझे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में? 8 हैं। किस पुस्तक में पता चलता है? तो नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा था, भरत मुनि ने लिखा था, उसको पंचम वेद कहते हैं। लेकिन पूछ ले संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने क्लासिकल डांस है, तो कहेंगे आपका 9 क्लासिकल डांस है। तो भैया 9 कौन सा मानते हैं? वो 9th, तो वो छऊ को मानते हैं, जो हमने बताया था आपको। छऊ बताइए कितने प्रकार का होता है?
छऊ कितने प्रकार का होता है? जरा आंसर करें एक बार फटाफट से, कल हमने आपको बताया था, तो उम्मीद करेंगे सबका आंसर आएगा और एक बार हम आपका आंसर भी देखना चाहेंगे। छऊ 3 प्रकार का होता है। ये सबसे पहले आजमगढ़ सनी राजभर इन्होंने आंसर किया है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। छऊ को देखिए, छऊ को संस्कृति मंत्रालय तो मानता है क्लासिकल डांस, और लेकिन जर्नली उसको कहा जाता है सेमी क्लासिकल, अर्थात अर्ध शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय तो 8 कहेंगे हम, लेकिन कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अर्ध शास्त्रीय कौन सा, यानी कि आधा शास्त्रीय कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा साथी आपका छऊ है। इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था, ये हमने आपको बताया था। 2010, आप कहेंगे हाँ जी भैया बताया था। हम कहेंगे बताओ 2010 में और एक डांस भी शामिल हुआ था अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। 2010 में एक तो मुदियेट्टू था आपका केरल का, और एक था राजस्थान का कालबेलिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछेंगे रिवीजन के तौर पर, बताइए हमारे देश में कुल ICH कितनी है यूनेस्को द्वारा चिन्हित? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की कुल संख्या भारत में कितनी है? तो आप कहेंगे वह संख्या भारत में 15 है। कितनी है? 15। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है भारत में? तो वो 43 है यूनेस्को द्वारा, जिनको हम विश्व धरोहर स्थल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या बोलेंगे, इसके 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार किसके हैं? छऊ के। मयूरभंज छऊ, तो मयूर हमने क्या कहा था? मयूर, मयूर बोलते हैं मोर को, मोर उड़ता है, उड़ीसा से याद रख लेना। मयूर क्या होता है? उड़ता है, उड़ता है। सरायकेला छऊ हमने आपको बताया था, सरायकेला छऊ को याद रख लेना कि सराय, राय देने वाले तुमको 1000 व्यक्ति मिलेंगे। किसी की राय कैसी भी हो सकती है, ठीक है। एक राय झांगुर बाबा जैसी भी हो सकती है। झांगुर बाबा देखा तुमने कल, कह रहा कि धर्म बदल लो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। धर्म बदलने से जिंदगी बदल जाती है, तो 4500 धर्म इस दुनिया में है ना। क्या बोलोगे? पुरुलिया छऊ, हमने कहा आपसे पुरुलिया छऊ ये कहाँ पर है? बंगला से याद रखना है इसको, पश्चिम बंगाल को। अगर कोई बंगला खरीदेगा तो आधा बंगला लेगा या पूरा लिया बंगला? तो पूरा लिया उसने बंगला। कोई भी बंगला खरीदेगा तो पूरा खरीदेगा। क्या खरीदेगा? पूरा बंगला खरीदेगा। तो छऊ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने जाना छऊ के बारे में। संस्कृति मंत्रालय कहता है कि नवा जो क्लासिकल डांस है वो छऊ है। और छऊ मुझे बताओ ICH में कब शामिल हुआ? तो छऊ 2010 में शामिल हुआ। छऊ को हम सेमी क्लासिकल भी बोलते हैं, अर्धशास्त्रीय भी कहते हैं। और छऊ के 3 प्रकार होते हैं। एक आपका सरायकेला, सरायकेला कहाँ पर है? राय हजार, हजार यानी कि झारखंड। आपका मयूरभंज छऊ उड़ीसा में है। और साथ में तीसरा पुरुलिया छऊ होता है, जो कि वेस्ट बंगाल में होता है। कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब आते हैं हम, आपका क्लासिकल डांस इधर लिखे हुए हैं और किस स्टेट से उनका रिलेशन है। तो ये यहाँ पर आपका 9 हमने लिखे हैं, लेकिन संख्या 8 ही लिखनी है। 9 क्यों लिखा है अब ये समझ गए होंगे आप। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम को याद रखना कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और ये सबसे पुराना है। क्वेश्चन बनता है कि ये कितना पुराना है, तो नोट करना यहाँ पर, ये 2000 वर्ष पुराना है। 2000 वर्ष पुराना, यानी कि 2000 ईयर ओल्ड है ये डांस। 2000 वर्ष पुराना, यानी लगभग आप मान सकते हैं जब से ये कैलेंडर हमारा चल रहा है तभी से आपका इसका ओरिजिन था। इतना ही पुराना ये भी है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो कैसे याद रखोगे? उधर रूट वर्ड बनाओ एक भरत, भरत, और भरत नाम से हम क्या जानते हैं? भरत मिलाप। क्या बोलेंगे? भरत मिलाप। तो यहाँ मिलन से याद रख लेना, मिलन। भरत का क्या हुआ था? मिलन। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि भरतनाट्यम किस स्टेट का डांस है, तो भरत मिलन, ठीक है। भरत किससे मिले थे? भगवान से राम जी से मिले थे, ओके। ओडिसी एक कॉमन नाम है, ओडिशा से ही। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी, देखिए कच्ची पूड़ी इसको बोलेंगे हम हमेशा अपने पूरे क्लासिकल डांस में, कच्ची पूड़ी। इसी से हम आर्टिस्ट भी याद रखेंगे। क्या बोलना है? कच्ची पूड़ी। अब तुमको तो दिखता है पूड़ी कच्ची है पक्की है तो तुम तो खाओगे नहीं, लेकिन कच्ची पूड़ी बेचारे अंधे को थोड़ी ना दिखेगी। अंधा आदमी तो कच्ची पूड़ी को खा लेगा। अंधा, आंध्र प्रदेश को हम हमेशा अंधा बोलते हैं, हाँ जी। कथक, इसको याद रखना, थकते नहीं है। थकते नहीं है कौन? यूपी के। यूपी के भाई थकते नहीं है, ओके। कैसे भी समझ लो। कथकली, यहां पर 2 देखना आपको, हमने कल भी आपको बताया। अट्टम और कली किसकी पहचान है? अट्टम और कली ये पहचान है केरल की। कहाँ की? केरल की पहचान है अट्टम एंड कली, ठीक है। केरल का हमेशा याद रखना है। हमें बहुत आगे फोक डांस भी हम पढ़ेंगे, वहां पर भी ये रूट वर्ड हमारी हेल्प करेंगे। डबल टी
और कली, हमने कल बताया आपको, डबल टी और कली होगा। मोहिनी अट्टम। सत्रिया, सत्र आज शाम से शुरू होगा, सत्रिया आज शाम से, और सत्रिया सबसे नया है। तो सबसे नया है तो कितने वर्ष पुराना है, तो इसको लिखना है 500 वर्ष पुराना है। सत्रिया पे लिख लेना भैया कहीं किनारे पर, कितने वर्ष पुराना है। जैसे भरतनाट्यम 2000 वर्ष पुराना है, ऐसे ही ये 500 वर्ष पुराना है, और सबसे लास्ट में यही जुड़ा है। ठीक है, सबसे नया। देखिए इसमें 6 जो थे वो तो भारत की आज़ादी के पहले से थे, ये कथक जो है ये भी भारत की आज़ादी के बाद शामिल हुआ, और सत्रिया जोड़ा गया सन 2000 में। हम आज आपको बताएंगे कि एक आपका गुरु हुए थे श्रीमद शंकर देव, उन्होंने प्रयास किए, इसके लिए डिमांड की, तो भारत सरकार ने सन 2000 में इसको अनाउंस कर दिया कि अब सत्रिया 8वां क्लासिकल डांस होगा। यानी संगीत नाटक अकादमी ने कह दिया कि अब 8वां होगा, और 8वां कौन सा बना, तो वो सत्रिया। आज शाम सत्र शुरू होगा। ठीक है, छऊ आप जानते ही हैं, अभी इसको संगीत नाटक अकादमी मानता नहीं है, 3 स्टेट में ये होता है। अब मुझे एक बात बताइए कॉमन, जैसा कि मैंने आपसे पहले से मैं आपका रिक्वेस्ट करता रहा हूं कि हर छात्र के पास में एक मैप जरूर होना चाहिए आपकी स्टडी टेबल पर। तो एक छोटा सा मैप आप सबकी स्टडी टेबल पर है, लाइब्रेरी की सीट पर है क्या आपका, या आपकी दीवार पर है, जिस दीवार पर बैठ करके आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक नक्शा जरूर लगा हुआ होना चाहिए छोटा सा, और वो जरूर होना चाहिए। तो आप जानते होंगे जैसे भारत है, तो भारत के बारे में हम बोले आपसे कि ये भारतवर्ष का नक्शा हुआ, तो इधर कौन सी दिशा है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर कौन सी है, वेस्ट है, और इधर क्या है, ईस्ट है, ईस्ट है। इसको हम बीच से बांट दे तो इधर नॉर्थ ईस्ट है, इधर साउथ ईस्ट है, और इधर क्या है, साउथ वेस्ट है, और इधर नॉर्थ वेस्ट है। ये तो सब जानते हैं, कॉमन सी बात है। हाँ जी भैया जानते हैं। ठीक है, लीजिए, जिन जो लिख रहे हैं नहीं हमारे पास नक्शा नहीं है, तो वो नक्शा हाथ से बना लीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है उसको खरीदने के, तो आप उसको हाथ से बना सकते हैं, बनाना चाहिए अगर आप स्टूडेंट है तो। तो मुझे बताइए तमिलनाडु भारत में किस दिशा में पड़ता है, किस दिशा में है, उत्तर में है तमिलनाडु की दक्षिण में है भारत के। आप कहेंगे ये भारत के साउथ में है। कहाँ पर है, ये भारत में साउथ में है। उड़ीसा भारत में किधर पड़ता है, इधर उड़ीसा है साउथ ईस्ट में, किधर है, ये साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में। मणिपुर की बात करेंगे, मणिपुर इधर नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है एक। मणिपुर किधर है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, लिखना है इसको अपनी कॉपी में, नॉर्थ ईस्ट। आंध्र प्रदेश किधर है, आंध्र प्रदेश साउथ में है, एस फॉर साउथ। उत्तर प्रदेश किधर है, ये तो उत्तर, नाम ही इसका उत्तर में है ये। केरल हम बात करते हैं, केरल किधर है, तो केरल आप कहेंगे भैया साउथ में है। केरल कहाँ पर है, साउथ में है, यानी कि दोनों ही ये साउथ के हो गए। और यहाँ पर असम की हम बात करें तो असम किधर है, नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ पर कई बार साथी इसकी दिशाओं से क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, बताइए ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जो सिर्फ उत्तर भारत में आयोजित होता है। सिर्फ उत्तर भारत में एक ही है, नॉर्थ का सिर्फ एक ही है। तो नॉर्थ में कौन रहे थे, उत्तर भारत में शासन किया मुगलों ने, इस्लामिक शासन रहा उत्तर भारत में। तो ये भी पूछा जाता है कौन सा इस्लामिक पद्धति से जुड़ा हुआ है, या कौन मुगलों की परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो नॉर्थ का मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान में भी कई जगह पर कथक आयोजित होता है। तो नॉर्थ का है सिर्फ एक, कथक नहीं, संख्या बतानी है आपको, संख्या। मुझे बताओ नॉर्थ के कितने क्लासिकल डांस है, तो बोलेंगे एक है। साउथ के कितने क्लासिकल डांस है, जरा बताइए हमको। अगर हम आपसे पूछे नॉर्थ के कितने क्लासिकल डांस है, तो आप कहोगे नॉर्थ में एक है। अगर हम आपसे पूछे साउथ में कितने क्लासिकल डांस है, साथ में बताओ फटाफट से। तो साउथ में आप कहेंगे केरल के 2 हो गए, एक आंध्र प्रदेश हो गया भैया, और एक तमिलनाडु का हो गया। तो साउथ के हो गए 4। अब हम आपसे पूछेंगे नॉर्थ ईस्ट के कितने हैं, नॉर्थ ईस्ट के। तो नॉर्थ ईस्ट के कितने कहेंगे आप, तो आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट के भैया 2 हैं। कौन कौन से, एक आपका सत्रिया है और एक मणिपुरी है, एक मणिपुरी है। एक बचता है सिर्फ साउथ ईस्ट का, कहाँ का, साउथ ईस्ट का। ठीक है, साउथ ईस्ट का वो कौन सा है, वो ओडिसी है। तो इस तरह से 8 क्लासिकल डांस है हमारे। इनकी दिशा भी पूछी जाती है साथी एग्जाम में, बहुत बार एसएससी ने रिपीट किया है इसको। बात क्लियर है, थम्स अप करिए जी भैया हम इसको समझ गए। अब एक क्वेश्चन और बनेगा, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर 2 क्लासिकल डांस है, तो केरल है। ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर 2 क्लासिकल डांस है, तो वो साथी केरल है। बातें क्लियर हैं दोस्त, बातें क्लियर हैं। अब हम आपसे पूछ लें थोड़ा सा, फटाफट से बताओ जरा हमको। पहले हम पूछेंगे, मुझे बताओ कुचिपुड़ी कहाँ का है, मन मन में बोलना। कुचिपुड़ी कहाँ का है, कच्चीपुड़ी। मणिपुरी तो आप जान ही जाओगे, मणिपुरी तो मणिपुर का ही है। ओडिसी कहाँ का है, ओडिसी
तो ये भैया ओडिसी जो है ये उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। चौथा हम आपसे पूछेंगे मोहिनी अट्टम। अट्टम, मोहिनी अट्टम, तो आप कहोगे मोहिनी अट्टम भी, और साथ में आपका क्या बोलेंगे? कथकली भी। ये कहाँ के हैं? दोनों केरला के हैं, केरला के हैं। आपसे पूछे भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। आपसे पूछे सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया, तो आप कहेंगे भैया ये आपका असम का है। कहाँ का है? असम का है। और कौन सा बच गया हमारा? एक तमिलनाडु हो गया, केरल के दोनों हो गए, और साउथ में आपका कुचिपुड़ी हो गया, मणिपुरी हो गया, कथक बच गया एक आपका। कौन सा? कथक। कथक भी बोलते हैं उसको, कथक भी कहते हैं। कथाओं से संबंधित है ये दोनों, कथा और कथा वर्ड, ठीक है। तो प्राचीन कथाओं से संबंधित है कथक, जो कि उत्तर भारत का है। बात क्लियर है? आगे बढ़े? आप कहोगे हाँ जी भैया, आगे बढ़ते हैं। अब इनको विस्तार से जानना है हमको, एक एक को। तो सबसे पहले शुरू करेंगे भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम की अगर हम बात करते हैं, भरतनाट्यम, आपको अब स्टेट बोलना है सारे लोगों को। भरतनाट्यम किस स्टेट का है? इसका पुराना नाम सादिर था, सादिर। यहाँ पर आप एक चाहे तो रूट वर्ड बना सकते हैं, भारत, भरतनाट्यम या भरतनाट्यम, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? इसका पुराना नाम था सादिर, पहले इसको प्राचीन समय पे सादिर कहा जाता था। तो लिखिए प्राचीन नाम सादिर। तो याद रखना सादर परिणाम कहाँ पर किया जाता है? भारत में किया जाता है। भारत से याद रखेंगे भरतनाट्यम, ओके। इसका पुराना नाम था दासीअट्टम, और दासीअट्टम क्योंकि इसको दासियों के द्वारा किया जाता था। देखिए भारत में बहुत प्राचीन प्रथा रही। क्या होता था? पहले मंदिरों में लड़कियों को दान किया जाता था, और दान करके उस लड़की का जो जीवन है वो उसी मंदिर को समर्पित कर दिया जाता था, उसी मंदिर को। और बहुत उसके ऊपर लिखा भी गया है, जिसको देवदासी प्रथा कहते हैं। अंग्रेजों ने देखा था उस प्रथा को आकर के, देवदासी प्रथा को। उन्होंने कहा था ये कौन सी बात है कि मंदिर को तुमने लड़की समर्पित कर दी, और उसका पूरा जीवन उसकी वहीं पर जो देवता होते थे उसी मूर्ति से उनकी शादी भी कर दी जाती थी कि भाई ये इन्हीं की सेवा में है। फिर बहुत सारे खुलासे हुए, बहुत जगह पर आपका उन लड़कियों का शोषण भी हुआ, ठीक है। बहुत जगह पर बहुत सारे लोगों ने क्या सोचा, जो आपका लड़कियों को बंधन मानते थे, उन्होंने मंदिरों को समर्पित कर दिया उन लड़कियों को। तो इसको बोलते हैं कि भाई बहुत सारी दासी मंदिरों में हो गई, और उनको दासी बोला गया, देवताओं की दासी। इसकी दासी बोला गया, देवताओं की दासी। तो इसलिए इस प्रथा को कहा गया देवदासी प्रथा। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं दासी अट्टम। दासी अट्टम, अग्नि नृत्य, अग्नि, अग्नि प्रज्वलित होती थी मंदिर में, और जब अग्नि प्रज्वलित होती थी यानी कि जब दीप जलते थे, तभी सुबह और शाम नृत्य होता था। तो इसीलिए अग्नि नृत्य भी इसको कहा जाता है। इसकी जानकारी हमको दो बुक्स से मिलती है। वो दो बुक्स हैं शिल्पादिकारम, जिसके राइटर हैं आपका इलिंगो अदिगल। कौन है राइटर इसके? इलिंगो अदिगल, इलिंगो अदिगल, इलिंगो अदिगल इसके लेखक हैं। लिखना इस बात को भी, इसके लेखक हैं। और अभिनय दर्पण एक पुस्तक, वह भी भरतनाट्यम के बारे में जानकारी देती है। इसके लेखक हैं नंदिकेश्वर, नंदिकेश्वर। पूछ लेता है इसको भी, अभिनय दर्पण पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपका नंदिकेश्वर ने, ठीक है बॉस। दो पुस्तकों से हमको जानकारी मिलती है। शिल्पादिकारण, क्योंकि भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। तो ये तमिल भाषा की बहुत चर्चित पुस्तक है शिल्पादिकारम। किस भाषा में लिखी गई है? तमिल भाषा में, ठीक है। तमिल भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे इसकी कहानी क्या है आपका, बोलेंगे सर आरडब्ल्यूए वाले रेलवे रिफॉर्म्स पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोलेंगे? वाई नॉट? बोलेंगे क्यों नहीं साथी? उसके लिए प्रॉपर परसों भी उससे पहले भी आपका सभी छात्रों को उसके बारे में सूचित किया गया कि रेलवे रिफॉर्म्स के लिए जो आवाज उठ रही है, आज भी उसके लिए आपका डे है, ठीक है, कि आपको ट्वीट करना है। तो इसके लिए सबको आपका हैशटैग रेलवे और आपका अंडरस्कोर रिफॉर्म, ये सबको सूचित किया जा चुका था। सबको करना है। हमने भी इसको शेयर किया था सोशल मीडिया पर। आपका इसके लिए अंकित भाटी सर ने प्रॉपर वीडियो बनाया था, और सभी टीचर से बात भी की थी। तो ये तो अब आपको करना होगा, ठीक है। ट्वीट्स आपको करने होंगे। हम आपके लिए उसको लगातार, अगर आप चाहते हैं कि रोज ही उसी बात को 10 बार कह करके आपके अंदर उस तरह का रिवॉल्यूशन आएगा, तो उस तरह के लिए हम तैयार हो जाएंगे। हम तो उसको हर 10 मिनट में बोलने लग जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस चीज़ के लिए आपको अवेयर किया जा चुका है कि ये आपको करना है, और पूरी टीचर कम्युनिटी ने लगभग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं भी थे उसमें, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको बोला है। तो ऑलवेज आपको इसको ट्वीट करना होगा साथी। लिख लीजिए इसको, इसके बारे में चर्चित है, हर स्टूडेंट तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है। हैशटैग रेलवे रिफॉर्म्स, रेलवे अंडरस्कोर रिफॉर्म्स,
ये आपको ट्वीट करना था रेलवे रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। एस नहीं आएगा, सॉरी, इसमें हैशटैग रेलवे रिफॉर्म, रिफॉर्म, रिफॉर्म्स नहीं है, एम आएगा सिर्फ, एस नहीं है। थम्स अप करें जी भैया, हम जरूर करेंगे, आज ही करना है आपको। एक बार मुझ तक ये कॉन्फिडेंस भेजिए कि भैया हम जरूर करेंगे, सारे लोग थम्स अप करें। ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, मैं अब आपको क्या ही कहूं, आप सब कुछ समझते होंगे, छोड़े, है ना। यहां पर आए वापस। यह मंदिरों को समर्पित है। हमने क्या किया, दासी कहां पर समर्पित कर दी जाती थी, मंदिर में समर्पित कर दी जाती है, मंदिरों को समर्पित है। शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुत होती है। देखिए, दो धर्म हैं ऐसे, आप देखोगे, जो शिव जी के उपासक है उनको कहा जाता है शैव, और जो भगवान विष्णु के उपासक है उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है वैष्णव। क्या बोलेंगे, उनको वैष्णव कहा जाता है। नृत्य का जब कभी आरंभ होगा, तो देखिए ये ऐसा नहीं है कि डीजे का डांस है, डीजे पे कोई भी गाना चला दिया और तुमने अपना डांस कैसे भी स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब हाँ, इसके स्टेप्स फिक्स है। स्टेप्स फिक्स का मतलब क्या है, कि शास्त्रीय नृत्य का मतलब ही ये है कि शास्त्रों में जैसी विधि उस नृत्य की बताई गई है वैसी ही विधि का इस्तेमाल करना होगा। ऐसे नहीं है कुछ भी उल्टे हाथ पे खड़े हो गए, ठीक है, और हाथ दोनों ऊपर उठा, ऐसा नहीं। जो फिक्स स्टेप्स हैं वही फॉलो करने होंगे। तो उसको नृत्य का जो आरंभ होता है वो आला रिपू से होता है। कहाँ से होता है, वो आला रिपू से, आला रिपू से होगा। तो याद रखना, भगवान शिव जी भारत में बहुत पूजे जाते हैं। नृत्य का प्रारंभ होता है आला रिपू, आला रे आला। स्टार्टिंग में क्या है, पहले तो आने के लिए बोलेंगे भाई स्टेज पर आ जाओ जिनको डांस करना है, आला आला, भारत में कहते हैं आला, मतलब आइए पहले आप। इसमें 6 भाग होते हैं, आपको 6 के 6 भाग याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको याद करने हैं इसमें 2 भाग। एक तो पहला भाग देखिए, यानी कि जहां से ये नृत्य शुरू होता है तो उसको बोलते हैं आला रिपू, आह्वान, यानी कि बुलाया जाता है, आइए आइए। और अंतिम होता है तिल्लाना। अंतिम क्या होता है, अंतिम होता है साथी आपका तिल्लाना, ठीक है। अंतिम क्या होगा, तिल्लाना होगा। तो आपको 2 स्टेप याद रखने हैं किसी भी आपका भरतनाट्यम की शुरुआत के लिए। पहला डांस क्या, पहला स्टेप क्या होगा, वो अलारिपू होगा, और जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, वो तिल्लाना होगा। क्या होगा, वो तिल्लाना होगा, ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत के तराना के अनुरूप है। अभी आपने म्यूजिक पढ़े नहीं है, अभी आपको पता नहीं होगा तराना क्या है, ये हम आपको म्यूजिक में समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा जब हम हिंदुस्तानी म्यूजिक आपको बताएंगे। बात क्लियर है। तो आला रिपू, फिर जात स्वरम होता है, फिर शब्दम होता है, फिर वर्णम होता है, फिर पदम होता है। और उन स्टेप्स में क्या क्या होते हैं इसकी जानकारी लिखी हुई है, लेकिन हमको याद रखना है फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप, फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप। नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य है। अभी हमने बताया था सबसे पुराना है ये। कितने वर्ष पुराना है साथी, तो आप कहेंगे भैया जी ये 2000 वर्ष पुराना है। यानी डांस का फॉर्मेट सबसे पहले इसी को मिला था, ठीक है। कटका मुख हस्त मुद्रा, इसमें 3 उंगलियां, ये जो 3 उंगलियां हैं इनको जोड़ करके क्या बनता है, आपका ओम का प्रतीक बनाया जाता है। और किस धर्म से ये संबंधित था बताइए अभी, शैव धर्म से। तो भगवान जो शिव जी हैं उनके लिए ही तो ओम का इस्तेमाल होता है, ओंकार ध्वनि का इस्तेमाल होता है। आप कहेंगे बिल्कुल, ओम भारत में किनके लिए, शिव जी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ओम एक ध्वनि है। नृत्य का अंत किस पर होता है, तिल्लाना, जिसको कई बार थिलाना भी लिखा रहता है, तो आपको तिल्लाना या थिलाना कुछ भी याद रखिए। नट्टूवार भरतनाट्यम का एक शिक्षक होता है, यानी कि टीचर होता है। जब भरतनाट्यम डांस होता है तो उस समय पर वो कविताएं पढ़ रहा होता है। तो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ये जो रेड कलर में लिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछता है नट्टूवार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो नट्टूवार का संबंध किससे होगा, तो आप कहेंगे भैया वो हमारा होगा भरतनाट्यम से। धुन के लिए कर्नाटक संगीत, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट, कि भरतनाट्यम में किस संगीत का इस्तेमाल होता है। तो आप कहेंगे कि इसमें कर्नाटक संगीत का इस्तेमाल होता है। वाई, देखिए भारत में 2 तरह का म्यूजिक है दोस्त। नॉर्थ इंडिया में जो चलता है उसको बोलते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक। उत्तर भारत में कौन सा म्यूजिक चलता है, हिंदुस्तानी संगीत। और दक्षिण भारत में जो चलता है उसको बोलते हैं कर्नाटक संगीत। अच्छा, आप मुझे बताइए कि भरतनाट्यम उत्तर हिस्से में होता है भारत के या दक्षिण हिस्से में होता है। तो आप कहेंगे साउथ में होता है, क्योंकि तमिल जो है वो तमिलनाडु साउथ में है। तो साउथ में अगर होता है तो कौन सा म्यूजिक इस्तेमाल होगा, वहां पर कर्नाटक म्यूजिक इस्तेमाल होगा। और ऐसा नहीं सिर्फ भरतनाट्यम में, मैं आपसे पूछूं कुचिपुड़ी में कौन सा डांस इस्तेमाल होगा,
बोलेंगे, सॉरी, कौन सा म्यूजिक, कुचिपुड़ी डांस में कौन सा म्यूजिक इस्तेमाल होगा, तो आप बोलेंगे कर्नाटक म्यूजिक। मैं बोलूँ मोहिनी अट्टम में, तो आप कहेंगे कर्नाटक म्यूजिक। मैं आपसे पूछूं कथकली में, तो आप कहेंगे कर्नाटक म्यूजिक। यानी कि साउथ में कर्नाटक म्यूजिक का इस्तेमाल होता है। कर्नाटक संगीत इसमें प्रयोग होता है और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शा जाता है, जिसको एकाहार्य, यानी एक ही व्यक्ति सारे कार्य इसमें करता है, एक ही व्यक्ति, इसीलिए उसको बोलते हैं एकाहार्य। एकाहार्य, एक को याद रख लेना, एक है अपना भारत, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। भारत अपना एक है, अखंड है, ठीक है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, एक है अपना भारत, एकाहार्य। तो एकाहार्य क्या बोलोगे, आपका भारत से, भारत से आपका भरतनाट्यम को याद रखना है, ठीक है। आगे आएंगे। भरतनाट्यम में साथ ही 3 शैली होती हैं आपका, यहाँ पर कॉमा जरूर लगा लेना। एक तो कला क्षेत्र शैली होती है, भाई स्टाइल है इसकी, अपनी शैलियाँ होती हैं, हर डांस के प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि आपका डांस करने वाले लोग बहुत तरह का डांस कर सकते हैं कि गाने पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, फिक्स स्टाइल है भरतनाट्यम की, 3 स्टाइल। कौन कौन सी, के याद रखना, कला क्षेत्र, वजूवर और कलामंडलम। भारतीय जो संगीत होता है, जो इंडियन म्यूजिक है, वो 2 तरह का होता है। एक तो नॉर्थ इंडिया का होता है, वो हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में जो होता है, अभी मैंने आपको बताया था, वो कर्नाटक म्यूजिक होता है। जो भरतनाट्यम नृत्य है उसमें मृदंगम का इस्तेमाल होता है। अब आप कहेंगे मृदंगम क्या है, तो जब हम आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आप जानोगे कि ढोलक के जैसा ही मृदंगम होता है, ठीक है। वीणा आप सबने देखी होगी सरस्वती जी के पास में, बांसुरी कृष्णा जी के पास में आपने देखी होगी। तो ये सब कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, ये इस डांस में, इस डांस के करते समय पर इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है। क्या है ये, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स used in dance, used in भरतनाट्यम डांस। मैंने कहा कि यहाँ पर मंदिरों में देवदासियों को समर्पित किया जाता था। तो जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर रही, तो भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में क्या लगा दिया था, इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, ठीक है, इसको बैन कर दिया था कि भाई ये तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भैया क्या आज होता है, नहीं होता, आज तो होता है। तो जब भारत आज़ाद हो गया, तो नेहरू जी का जब शासनकाल था, नेहरू जी ने इसको पुनः शुरू करवा दिया था, ठीक है। भरतनाट्यम के चित्र, चिदम्बरम टेम्पल है आपका तमिलनाडु का, क्योंकि तमिलनाडु में ये होता है आपका डांस, तो वहीं के मंदिर से इसके गोपुरम पर स्थित हैं। गोपुरम अभी आप नहीं समझते होंगे, हम आपको मंदिर का स्ट्रक्चर बताएंगे। तो मंदिर के स्ट्रक्चर में गोपुरम क्या होता है, मंदिर में एक हिस्सा होता है, और उसी हिस्से पर चित्र बने हुए हैं, किसके, आपका भरतनाट्यम के। क्या बोलेंगे, भरतनाट्यम के। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आएंगे नेक्स्ट। पहले यहाँ तक की चीज़ों को एक बार रिपीट करेंगे, एक डांस को रिपीट करते हैं, ध्यान से देखना। इसको हम आपको 1 मिनट देंगे पूरे को पढ़ने के लिए, आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, फिर हम दूसरे को शुरू करेंगे, ठीक है। आगे आएंगे, ऊपर दिखाएं क्या कह रहे हैं साथी हमारे। हाँ, बोलेंगे वे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे आ जाएंगे। यार तुमको तो पढ़ने में भी दिक्कत है, कह रहे हैं सर जीएस सुधा में ये सब क्यों नहीं दिया है। एक बार देखो पढ़ के ध्यान से, ढूंढिए क्लासिकल डांस। और अगर आपको सिर्फ बुक से पढ़ना है, तो फिर कक्षा में आने का कोई अर्थ नहीं है, और सिर्फ कक्षा से पढ़ना है तो फिर बुक लेने का कोई अर्थ नहीं है। इतना तो क्लियर आपको रहना पड़ेगा। तालमेल साथी दोनों चीज़ों से बनता है, अच्छे छात्र दोनों से बनाते हैं, थोड़े विवेकी छात्र बनिए, है ना। बहुत बढ़िया जी, आगे आए। कोई इशू, पढ़ें भैया एक बार, फोकस रखें। अब हम आपकी बातों का जवाब नहीं देंगे। जैसे 99% स्टूडेंट पढ़ता है, इसको फॉलो करिए दोस्त। ये जो तुम 0.01% पढ़ते नहीं हो ना, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तो खो जाओगे इस दुनिया में। सिर्फ खो सकते हो और कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसीलिए अभी खुद को बदलिए, और ये प्रॉमिस खुद से करिए कि कक्षा में मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ने पर रहेगा, अन्य बातों पर नहीं रहेगा। ये हम आपसे रिक्वेस्ट हमेशा करते हैं और आज भी कर रहे हैं। अलारिपू और तिल्लाना 2 स्टेप हैं, ओम की ध्वनि है, पहला डांस है, तिल्लाना पर एंड है, नट्टूवार इसमें आपका शिक्षक होता है, कविता पाठ करता है, म्यूजिक कर्नाटक है। और आपका सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स याद रखिए, एकाहार्य इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा होता है। 3 शैली हैं, केवी के, कला क्षेत्र, वजूवर, कलामंडलम।
भारत में दो तरह के म्यूजिक होते हैं, नॉर्थ में हिंदुस्तानी, साउथ में कर्नाटक म्यूजिक। ब्रिटिश सरकार ने 1910 में इसको बैन किया था, और किस मंदिर में? चिदम्बरम मंदिर में। थम्स अप करिए, बात क्लियर है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक है, आगे आते हैं। ओडिसी, ओडिसी की बात करते हैं। ओडिसी की मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी ने ये कहा था कि मतलब दुनिया है, और दुनिया अपने तरीके से मतलब चीज़ों को जज करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सकारात्मक पक्ष देखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पूरा जीवन नकारात्मक पक्ष में चला जाता है। किसी ने कहा था कि तुम इस दुनिया के लिए अपनी गर्दन भी कटवा दोगे ना, तो भी कुछ लोग ये रहेंगे दुनिया में जो ये कहेंगे यार गर्दन ठीक तरीके से नहीं कटवाई थी। तो ये दुनिया का सिस्टम है, आप इसको समझना, है ना। तो क्या क्या करें, आए आगे। ओडिसी, ओडिसी की बात करें, ये साथी आपका ओडिसी जो है कहाँ का है, इसका स्टेट बताइए। ओडिसी ओडिशा का है। गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। अब आप कहेंगे भैया क्या हर डांस का एक जनक होता है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। शास्त्रों में क्या बोलेंगे, जिनको प्रमाणित किया गया, कुछ नृत्यों ने क्या किया, अपनी पहचान खो दी समय के साथ में। तो जब उन्होंने अपनी पहचान खोई, उस खोई पहचान को जो वापस लेकर के आए, वो उनको हम जनक कहते हैं। तो जरूरी नहीं है, जिन डांस ने अपनी पहचान नहीं खोई, जिन शास्त्रीय नृत्यों ने अपनी पहचान नहीं खोई, तो वहां पर जनक आपको नहीं मिलेंगे। जिन्होंने समय के साथ अपनी पहचान बीच में खोई थी, उनके जनक आपको मिलेंगे। बात क्लियर है? तो कौन है ओडिसी के आपके? गुरु पंकज चरण दास है। और यहां से हमको याद रखना है, कल जब हम आपका नेक्स्ट क्लास में याद रखेंगे कि जितने भी लोगों के नाम के आगे चरण और दास आता है, वो सब ओडिसी डांस से ही संबंधित होते हैं। चरण और दास हमारे रूट वर्ड रहेंगे। ओके, भगवान कृष्ण से संबंधित है। भरतनाट्यम बताइए कौन से भगवान जी से संबंधित था? भरतनाट्यम, आंसर करते चलिए, अब रिलेट करना है। भरतनाट्यम किस नृत्य से, किस भगवान से? तो वो शैव धर्म से है। किससे है? शैव धर्म से संबंधित है। ओके, यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। आपको याद है, जो हम आपको बताएं तो रथ यात्रा होती है एक उड़ीसा में, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, जहां पर उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा का भी रथ निकाला जाता है। तो वहां पर भी ये डांस होता है। ओके, यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इसकी जो स्टाइल है वो कौन सी है? त्रिभंग मुद्रा। कौन सी स्टाइल है? त्रिभंग मुद्रा में इसको किया जाता है। त्रिभंग मुद्रा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिभंग मुद्रा में। और जयंतिका ने 5 भागीय मुद्रा विकसित की। उसने कहा त्रिभंग, यानी कि 3 भाग नहीं। आपसे पूछे कि कभी भी ओडिसी की जो साथी आपका क्या बोलेगा, 5 भागीय यानी कि पंच भाग मुद्रा किसने विकसित की थी? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कितने मुद्रा की होती है? 3 भाग की मुद्रा होती है। जैसे कि आपका वहां पर हमने बताया भरतनाट्यम में 6 स्टेप होते हैं। जयंतिका ने 5 भाग की मुद्रा विकसित की, और इसको ओरीली भी कहा जाता है। देखिए ओडिसी को ही क्या बोल रहे हैं, डे वर्ड को थोड़ा रे बोल दिया है, तो ओडिसी ऐसे बोलो, ओरीली भी इसको कहा जाता है। तो ओडिसी से रिलेट कर लेंगे। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये लाइन, इसको देखना। इस नृत्य की शुरुआत किससे होती है? मंगलाचरण से। और इस नृत्य का अंत किस पर होता है? मोक्ष पर। तो अब मुझे भरतनाट्यम से आप बताइए, भरतनाट्यम की शुरुआत कहाँ से बताई थी? भरतनाट्यम की शुरुआत आला रिपू से होती है। और भरतनाट्यम का अंत किस पर होता है? भरतनाट्यम का अंत किस पर होता है? तो वो तिल्लाना पर होता है, तिल्लाना पर। बहुत बढ़िया मनु भाई, एकदम ठीक आंसर आपने दिया है। वेरी गुड। गुड्डू पाल, स्माइली, एकदम से ठीक आंसर है। आला रिपू से शुरुआत होती है, बहुत खूब। मंगलाचरण में क्या होता है? पहले आता है कोई भी नृत्य करने के लिए तो वो पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करता है। और मोक्ष होता है थारिजम, एक आपका स्टेप होता है, थारिजम से मोक्ष का अंत हो जाता है। पखावज ये भी ढोलक की तरह ही होता है साथी। पखावज अक्षरों का प्रयोग इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। तो ओडिसी में कई बार पूछ लिया जाता है कि भैया किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है। तो भरतनाट्यम में कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे वहां पर? एक तो मृदंगम था, एक आपका वीणा था, और एक बांसुरी था। तो यहाँ पर है पखावज। इस नृत्य के उदाहरण कहाँ से मिलते हैं? जैसे आपका हमने बताया था भरतनाट्यम के चिदम्बरम टेम्पल से। हम पिछले का नाम नहीं लेंगे, आपको कंपैरिजन करना है। हम आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप पुरानी चीजों को ऐसे याद रखें कि वहां पर इस्तेमाल होता है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? उड़ीसा में हैं। तो इन गुफाओं से इसके बारे में जानकारी मिलती है। मुख्यतः एक मेहरी कम्युनिटी है उड़ीसा की। मेहरी जो है आपका, मेहरी क्या है? ये कम्युनिटी है, एक समुदाय है।
मुख्यतः महारियों द्वारा, जिसको महरी कम्युनिटी भी कहते हैं, महरी समुदाय। महरी क्या है, यहाँ पर एक समुदाय है, एक कम्युनिटी है जो इस डांस को करती है, तो महरियों द्वारा इसको किया जाता है। नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं। तो ज्यामितीय पैटर्न कौन बनाती हैं? देखो अभी हमने एक पिक्चर दिखाया था, ये ज्यामितीय पैटर्न है, ठीक है। ये क्या है? ज्योमेट्रिकल पैटर्न है। उसको क्या कहते हैं? सचल मूर्ति कहते हैं। और यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यह नृत्य किस तत्व को दर्शाता है? जल तत्व को। अब ध्यान से पढ़ना। देखिए अभी हमने कुछ चीजें आपको बताई। ये था हमारा डांस ओडिसी, ओडिसी डांस था। अब इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा एक रूट वर्ड बना सकते हैं, उड़। अब कहीं पे जल आ गया बीच में, तो आपको क्या, जल कैसे पार करोगे? उड़ के। हनुमान जी ने पार किया था जैसे। तो कभी भी पूछे जल तत्व किस डांस में आता है, तो याद रखना जल को उड़ के पार करना होगा। ज्यामिति तुमको मैं पढ़ाने लगूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के सिर से क्या है, उड़ के चली जाती है ज्यामिति। ज्यामितीय चीजें क्या चली जाएंगी आपके सिर से, उड़कर चली जाएंगी, समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अपनी ज्योमेट्री में समझा ही नहीं पाऊंगा तुमको। ऐसे याद रख लो, है ना। क्या बोलोगे? जल, जल उड़ के पार करना पड़ता है ओडिसी में। या उड़ने के लिए क्या चाहिए? पंख चाहिए, तो पंख से पखावज याद रख लेना। पंख से क्या याद रख लेना? पखावज याद रख लेना। अरे थम्सअप करो जी भैया, याद रखेंगे। तो पखावज किस में होता है? ओडिसी में। जल तत्व किस में होता है? ओडिसी में। ज्यामितीय किस में होता है आपका? ज्यामितीय पैटर्न किस में होता है? ओडिसी में होता है। इसी को हम ओरिली भी कहते हैं। बाकी तो बहुत काम की नहीं। इसके फादर साहब कौन है? तो वो पंकज चरण दास हैं। अब आपके पंख हैं क्या? आप कहोगे नहीं। तो आपको तो उड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? उड़ान के लिए चरणों की, पैरों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पंकज चरण दास, किसी के दास बने रहोगे तो जीवन भर उड़ नहीं पाओगे। दास नहीं बनना है, ठीक है। अपनी उड़ान पूरी करनी है, उड़ान पूरी करनी है। बोले तो इसमें और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं। मंजीरा, पखावज, ढोल और सितार। ये कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे। मणिपुरी, मणिपुरी बताइए कहाँ का है? मणिपुरी बताइए कहाँ का डांस है मणिपुरी? तो आप कहेंगे मणिपुरी आपका यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। एक साथी ने कहा है, क्या बोलेंगे, एक साथी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। उसने कहा है कि भैया केलू चरण महापात्रा आपका ओडिसी से जुड़े हुए हैं। बहुत ठीक बात है। अभी हमने बताया ना जिन नामों में चरण आएगा, तो केलू चरण, ये तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में सारे याद करा देंगे, विद ट्रिक्स याद करा देंगे। लेकिन आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत शाबाश। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुरी मणिपुर का। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। अभी हमने बताया था ओडिसी किससे था? भगवान कृष्ण से। भरतनाट्यम किससे संबंधित था? बताइए दोस्त, भरतनाट्यम किससे संबंधित था? तो भरतनाट्यम था आपका शैव संप्रदाय से। ऐसे ही ये वैष्णव, वैष्णव से मतलब क्या है? जो भगवान विष्णु को मानने वाले लोग होते हैं उनको हम वैष्णव कहते हैं, वैष्णव। अब भगवान विष्णु के ही अवतार हैं श्री कृष्ण, बताओ उनके कौन से नंबर के अवतार हैं? जो अवतारवाद का सिद्धांत है उसके अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, सॉरी 10 हुए नहीं है, 9 हुए हैं। 10वां अवतार आना बाकी है अभी, कल की, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ही पैदा होगा। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती हैं। इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं। कौन कौन सी? लाई हरोबा याद है? मणि के लिए हमने क्या कहा था? ओ संग लाई मणि, याद है? फेस्टिवल्स में बोले भैया यस, वाई लिख के बताओ याद है? तो मणिपुर, इसको मणि से याद रखते थे हम, मणि से। ओ संग लाई, या डायमंड हम आपको कहते थे कि डायमंड याद रख लेना। ओ संग, ओ संग एक फेस्टिवल था मणिपुर का। लाई, लाई कहाँ का वर्ड था? तो लाई हरोबा कहाँ का फेस्टिवल था? मणिपुर का। संकीर्तन, वो जो मणि को है ना, कीर्तन में भी जाती है तो अपने संग लेके आती है। कहीं रासलीला देखने जाती है, रामलीला देखने जाती है, तो भी अपने संग लेके जाती है उस मणि को, डायमंड को, ठीक है। मणि या पैसे को अपने साथ लेके जाती है। तो क्या बोलेंगे, कितनी शैली है इसकी? तो इसकी भी शैली कितनी है साथी, यहाँ पर आप कहें तो आप कहेंगे लाई हरोबा है आपका, संकीर्तन है, संकीर्तन है, और आपका रासलीला है, रासलीला। ये किसकी शैलियाँ हैं? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, मणिपुर की है। मणिपुरी नृत्य रासलीला को, जो इसकी रासलीला शैली है, इसको 1779 में निंगथो चिंगथांग, निंगथो चिंगथांग ने क्या किया था? शुरू किया था। और रासलीला आप जानते हैं राधा और कृष्णा थीम पर आधारित है, तो सब जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी कहाँ पर है? जहाँ पर मणिपुरी डांस को, हम सारी अकेडमी आपको बताएंगे जिस डांस की जो जो फेमस अकेडमी है, लेकिन मणिपुरी अकेडमी उसका क्या नाम है, कहाँ पर है? वो आपका मणिपुर में है। मणिपुर के किस शहर में है? इम्फाल में।
ये एसएससी ने बहुत टाइम क्वेश्चन रिपीट किया है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी किस शहर में है। किस शहर में है? वो इम्फाल में है। क्या बोलेंगे? इम्फाल में। इसमें पैना वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। अच्छा, जो मणि होती है उसको हम डायमंड कहते हैं। हाँ जी भैया। तो मणि, डायमंड जो होता है, डायमंड वो किनारों पर से पैना होता है थोड़ा, या नहीं होता? डायमंड अर्थात मणि जो होती है वो किनारों पर से पैनी होती है, ऐसा होता है डायमंड? नहीं। हाँ जी भैया, बिल्कुल ऐसा ही होता है, हमने ऐसा ही देखा है, शार्प एज वाला। ठीक है, पैना। इसमें नट गायन का प्रयोग किया जाता है। नृत्य, डांस करना, म्यूजिक, जो भी आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे आपका सिंगिंग हो, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति करता है और उस एक व्यक्ति को बोलते पंग चोलोम। और ये हमारा फोक डांस तक रिपीट होगा दोस्त, बार बार पूछा जाएगा, चोलोम 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 किसको कहा जाता है? पुंग चोलोम। क्या बोलेंगे? पुंग चोलोम कहा जाता है। इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है, ड्रम का प्रयोग किया जाता है। बोलेंगे? बहुत बढ़िया जी। भैया, झावेरी बहनें मणिपुरी डांस से जुड़ी हुई हैं। बहुत बढ़िया सर। उत्सव और महोत्सव में क्या अंतर है? देखिए, उत्सव का मतलब हो गया सेलिब्रेशन, जैसे कि स्थानीय रूप से कुछ हो गए, सिर्फ आपका कोई वही ऐसा त्योहार है स्थानीय रूप से बनता हो। महोत्सव शब्द जो बनता है साथी, वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, महाधन उत्सव। महाधन उत्सव यानी ए और ऊ मिलके ओ बना देते हैं। तो यानी कि बड़े स्तर पर, जैसे दीपावली है, तो दीपावली क्या है? बहुत बड़े स्तर पर बनता है ना, भारत के ज्यादा हिस्सों में बनता है। वो स्थानीय रूप से नहीं बनता कि बस थोड़े से हिस्से में बन रहा है। या जो भी त्योहार बहुत बड़े स्तर पे बनते हों, यानी उत्सव से बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में जो आयोजित होते हों, उनको बोलते हैं महोत्सव। ओके, क्या बोलेंगे जी? पुंग चोलोम। जागोई और चोलोम, इसको भी ऐसे याद रखना। उसके पास मणि है तो भाई वो जागी रहती है, कोई उसकी मणि ना चुरा ले कहीं। और कहीं भी उससे चलने को बोलो तो चलती नहीं है, तो चलने से याद रख लेना चोलोम। चोलोम किसी से पंगा भी नहीं लेती, पंग चोलोम, पंगा भी नहीं लेती किसी से, कहीं कोई उसकी मणि ना छीन ले लड़ाई में। ओके, तो जागोई और चोलोम मणिपुरी के दो भाग हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर कर देते हैं। अगर पूछा जाए मणिपुरी के भाग कितने हैं, तो भाग तो बताने हैं दो, यानी कि जागोई और चोलोम। अगर आपसे पूछे दोस्त मणिपुरी की शैली कितनी है, तो क्या आंसर करेंगे? तब तीन आंसर करेंगे, लाई हरोबा, संकीर्तन बोलेंगे भैया, और तीसरा बोलेंगे रासलीला। रासलीला, ठीक है, रासलीला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको महत्वपूर्ण मार्क करना। पंग चोलोम को भी, जागोई और चोलोम को भी। चोलेम वर्ड को तो आप याद रखेंगे। इसमें 64 साथी आपका ताल, लॉक्स नहीं होते हैं। 64 आपका क्या होते हैं? ताल होती हैं, ताल। लॉक्स नहीं, लॉक तो ताले होते हैं। ताल होती हैं। नागबंद मुद्रा। अच्छा, नागमणि वर्ड सुना है कभी? नागमणि लेके ही मानेगा क्या? नागमणि, जैसे एक क्लास में कमेंट करने आ गया, वो किसी ने भेज दिया, बोला जाके वहाँ आपका कमेंट कर दो RWA वालों क्लास पे, है ना? तो उनको कोई भी ट्रिगर कर देता है यार। सुन तो लिया करो, क्या बातें चल रही हैं, पूरी क्लास तो किया करो, हमसे पढ़ा तो करो। कोई कोई तो ऐसा होता पढ़ता नहीं है हमसे, उसे पता भी नहीं हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम क्या बातें करते हैं, उसको पता नहीं है। वो किसी के कहने से एकदम जंप करके आ जाएगा, अच्छा किसी ने उसको ट्रिगर किया, वहां जाके बोल देता हूँ। ठीक है, RWA एक विश्वास का नाम है, और ये विश्वास कोई ऐसा नहीं है कि एक सिंगल डे में पैदा हुआ है। जितनी सब लोगों ने चीटिंग की है ना यहाँ, जितनी सब लोगों ने, लोगों को जो यहाँ पर स्कैम करके लूटा है, इतनी महंगी फीस जिन लोगों ने ली है, वो बिल्कुल अधिकारी नहीं है इस चीज के कि किसी की प्लेटफॉर्म के ऊपर सवाल उठा दें या बच्चे को ट्रिगर कर दें। उनको सोचना चाहिए। हर एक टीचर के पास में हर किसी एक टीचर का फोन नंबर है, हर किसी का। टीचर चाहें तो संवाद कर सकते हैं सबसे, और कभी कोई ऐसे टीचर नहीं होते जो संवाद करने के लिए तैयार नहीं होते, है ना, ऑलवेज। लेकिन मसाला कैसे मिलेगा? हीरो कैसे बनेंगे फिर? हीरो, हीरोइज्म की भावना भी तो आनी चाहिए। और कल भी समझाया मैंने तुमको ये, कि तुमको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, तुमको किसी की भावनाओं में नहीं बह जाना है। आपको अच्छा कंटेंट मिलता है, और जैसे अभी मैं जो ये बात आपको बता रहा हूँ ना, ये भी बेवजह की बात है। ऐसी चीज़ों पे ऐसे आगे, वो बोलते हैं ना 2x की स्पीड, सबसे बढ़िया यही फायदा है ऑनलाइन स्टडी का। जब तुमको लगे ये बातें मेरे अर्थ की नहीं है, तो इस ऐसे ऐसे आगे 10-10 सेकंड करके आगे बढ़ा दो, चलो जी आगे बढ़ो, तुम कंट्रोल कर सकते हो।
अब तुमसे किसी को करना आता नहीं है, अब तुम्हारे दिमाग में किसी ने कुछ बोल दिया ऐसा, हाँ ना यार ऐसे ही है। ये अपने स्टूडेंट्स कभी नहीं मान सकते। ये वो है जो अपने से कभी पढ़ा नहीं, अपनी आइडियोलॉजी नहीं जानता, हमने स्टूडेंट्स के लिए क्या किया है वो नहीं जानता। अब मैं तुमसे एक बात ट्रिगर करता रहूं, किसी चीज को रोज बोलता रहूं रोज बोलता रहूं, तो तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाएगी, वो बात फिट हो जाएगी। हमारे जन्म से लेकर के आज तक की कहानी भी यही है कि आपके मस्तिष्क में उन बहुत सारी चीजों ने जगह बनाई हुई है जो आपके ऊपर थोपी गई हैं। आपने कभी उस बारे में एनालिसिस भी नहीं किया, कभी आपने विचार तक नहीं किया, कभी आपने सोचा तक भी नहीं। बस किसी ने आपको इंजेक्ट किया और आपने उस बात को मान लिया। रिसर्च कीजिए, थोड़ा एनालिसिस कीजिए, पास्ट देखिए, उससे पिछला देखिए, और तब जज करिए, है ना। ऐसे नहीं होता है, समझे। नागमणि जानते हो, ये बताओ, तुम सारी बात छोड़ो, तुम फन मूवमेंट पे आओ। नागमणि जानते हो, हाँ जी। तो कभी भी पूछा जाएगा नागबंद मुद्रा, नागबंद मुद्रा ये साथी आपका किस डांस से संबंधित, तो नागमणि यानी मणि से मणिपुर, याद रखेंगे, मणिपुर, हाँ जी भैया। इसमें कलाकार बेलनाकर स्कर्ट पहनते हैं जिसे योटीआई कहा जाता है। स्कर्ट पहनते योटीआई बोलते हैं उसको, योटी। इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाता। तो भैया कौन सा क्लासिकल डांस है जिसमें कभी भी दर्शकों से आंख नहीं मिलाता, क्यों भैया, अरे उसके पास मणि है ना यार। आंखें मिला ली किसी से और समझो प्यार हो गया, आंखें मिलते ही प्यार हो गया। और वो प्यार इसीलिए कर रहा है कि उसके उस डायमंड को ले ले, कैसे ही डलहौजी ने ले लिया था ना रणजीत सिंह जी से, उसकी नजर ही थी उस पर, डायमंड पे, कोहिनूर पे। दिलीप सिंह ने भेंट किया उसको। सिख साम्राज्य पढ़ाएंगे हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री में, तब पढ़ाएंगे सारी कहानी। नजर क्यों नहीं मिलाता, कहीं मणि ना छीन ले कोई, मणि, मणि ना छीन ले। ओके। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का बताया बताइए। ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के गांव कुचेलापुरम के नाम पर रखा है। ये आपका AWTPO हुआ, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री हुआ, उसमें दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि आंध्र प्रदेश के आपका किस जिले से, डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा गया था, कुचिपुड़ी का ओरिजिन हुआ है। तो किस जिले से, कृष्णा जिले से। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। ओके बॉस। यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, यानी कि डांस और साथ में जो शब्द यहां से पैदा हो रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डांस करते हैं तो साथ में गाना भी गाते रहते हैं कि नहीं, हाँ जी भैया, इसको बोलते हैं माइम। तो माइम और डांस को कौन जोड़ता है, वो कुचिपुड़ी जोड़ता है। भागवत और पुराण को इसमें आधार माना जाता है, भागवत की कथाओं को और पुराणों को। पीतल की तस्तरी में पैर रख के नृत्य करने का प्रचलन है। अब देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण है, किस डांस में पीतल की तस्तरी तस्तरी में डांस होता है। तो मुझे बताओ, कच्ची पूड़ी है और पूड़ी खाओगे तो वैसे भी तस्तरी में ही खाओगे ना पूड़ी, तो भाई पूड़ी तो तस्तरी में ही खाई जाएंगी, या मतलब तस्तरी तो समझते होगे ना, प्लेट, ठीक है ना। तो पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इसमें तरंग, इसे क्या बोलते हैं, इसमें तरंगम कहते हैं। और पैरों की मुद्राएं संपाद, मडिकोप्पू, कंतोरा, नागबंद। अब नागबंद यहां पर भी आ गया आपका। तो नागबंद एक आपका मुद्रा भी है, ठीक है, किससे, तो कभी वो आपको एग्जाम में दोनों नाम नहीं देगा, दोनों नाम नहीं देगा। एक तो कहां पर है, मणिपुर हमने याद रख लिया, नागमणि। और याद रख लेना एक कहां पर है आपका, कहां पर है, कुचिपुड़ी में है, कुचिपुड़ी में। भाई पूड़ी जो है वो नागों को भी खिलाई जाती है, जब नाग पंचमी होती है खीर दे देते, पूड़ी दे देते नागों को, तो पूड़ी से याद रख लेना, नाग वहां पर भी है। ये पैरों की मुद्राएं हुई, पीतल की तस्तरी को नहीं भूलना। अब मुझे बताइए, जो आपका कुचिपुड़ी है ये साउथ इंडिया में होता है कि आपका नॉर्थ इंडिया में होता है। तो आंध्र प्रदेश भैया साउथ इंडिया में है, तो अब याद करने की जरूरत ही नहीं है कि कर्नाटक संगीत होता है इसमें, हम समझ गए इस बात को। इसमें वाक बोलना, कभी कभी चुपचाप आपका डांस करना और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य है। इसीलिए हमने बोला ये भाषण यानी कि और डांस को जोड़ता है, संयोजन करता है, उनका कंबाइन करता है, किसको, बोलने को, एक्सप्रेशंस को, आपके जो भी एक्सप्रेशंस होंगे, स्पीच होगी, और मूक यानी कि आपका माइम जो होता है, चुपचाप डांस करना, उस सब का संयोजन करता है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक नाटक लिखा था भामा कल्पम, क्या बोलेंगे, एक नाटक लिखा था इन्होंने भामा कल्पम। अब हम इसका जनक बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि बीच में कहीं ना कहीं आपका कुचिपुड़ी की जो इमेज है वो धूमिल हुई थी, और उसको वापस से पहचान किसने दिलाई, वापस से, बहुत बढ़िया, NS कॉमेडी, वेरी गुड। क्या बोलेंगे, तो पहचान दिलाई इन्होंने। और कौन सा नाटक लिखा, SSC ने मैनी टाइम रिपीट किया है साथी, भामा कल्पम नाटक की रचना किसने की है, सिद्धेंद्र योगी ने।
नर्तकों को भगवतालू के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड याद रख लेना, आलू। आलू, अब क्या बोले, कच्ची पूड़ी, तो पूड़ी बनती है तो जब आपका आलू की सब्जी भी बनती है, याद रख लेना भागवत आलू। अरे बोलो हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है। तो भागवत आलू का संबंध किससे है, तो आप याद रखेंगे कच्ची पूड़ी से, आलू से रिलेट करके रखना। 16 कद या पताक्षर इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें, यानी कि जो मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के। कावुत्तम, इसमें साथी जो कलाबाजी करता है, वो कुचिपुड़ी में क्या बोलेंगे, कलाबाजी। क्या बोलेंगे, 16 कद हो गया, पताक्षर हो गया, कावुत्तम हो गया, आपका कलाबाजी है। मंडूक शब्दम एक मेंढक की कहानी को दर्शाता है, मंडूक शब्दम, ठीक है। तो बहुत टाइम रिपीट होता है आपका, बहुत बार एसएससी ने पूछा भी है कि जो आपका इसको बोलते हैं हम आपका मेंढक, मंडूक, तो क्या बोलेंगे उसको, मेंढक। मेंढक की कहानी किस डांस से रिलेटेड है, तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। जल चित्र, जल में साथी आपका पीतल की तस्तरी में आपका पैर रख के इसमें डांस होता है, तो जल चित्र भी बोलते हैं। जल चित्र, इसमें क्या होता है, कलाकार अपने पैर के अंगूठे से एक चित्र बनाता है, पैर के अंगूठे से, ठीक है। पुरुष कलाकार इसमें जो ड्रेस पहनते हैं उसको बगलबंदी कहा जाता है, यानी कि ड्रेस को, हमने इसमें ड्रेस का फोटो लगाया या नहीं लगाया, तो ये जो महिला कलाकार का लगाया हमने, पुरुष का नहीं लगाया, तो इसको आप देख भी सकते हैं। एक बार रिपीट करें दोस्त इसको, कुचिपुड़ी तस्तरी से याद रखना, पीतल की तस्तरी। कर्नाटक संगीत साउथ की वजह से, सिद्धेंद्र योगी इसके फादर साहब हैं जिन्होंने भामाकल्पम नाटक की रचना की है। नर्तक जो होते हैं इसमें डांसर्स, उनको क्या बोलते हैं, भागवतालू बोलते हैं। इस नृत्य में जितनी भी शरीर की आपका याद रखेंगे हरकतें होती हैं उनको बोलते हैं 16 कद, क्या बोलेंगे, 16। और जो कलाबाजी करते हैं उसको कावुत्तम कहते हैं। मेंढक की कहानी इसमें क्या होती है, मंडूक शब्दम होती है। कूप मंडूक शब्द होता है ना, कूप मंडूक, कुएं का मेंढक, कुएं का मेंढक जिसको सीमित ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कुएं का मेंढक। कुएं के मेंढक की कहानी मैंने आपको सुनाई थी, है ना। आपको अपनी लाइफ में ये तय करना होगा कि आपको कौन व्यक्ति मिला है, वो आपसे किस तरह का संवाद कर रहा है। कहीं उसका जो ज्ञान है वो कुएं के मेंढक का ही ज्ञान तो नहीं है। जैसे एक बार बाढ़ आई थी तो एक मेंढक पहुंच गया था कुएं में, शायद मैंने आपको कहानी सुनाई होगी, सुनाई नहीं सुनाई, बताओ पहले, सुनाइए जी सर, ओके ओके, फिर ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। तो मेंढक रहता है जल में, कहाँ रहता है, मेंढक रहता है जल में, ठीक है, जल में। पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है, बगलबंदी। कथक, कथक बताइए कहाँ पर है भैया, नो नहीं सुनाइए, नहीं सुनाइए, शुभम भाई नहीं सुनाइए। देखिए ऐसा था कि एक बार ऐसे आया, समझना तुम कहानी का सार। एक मेंढक, एक बार बाढ़ आ गई तो वो मेंढक रहता था समुद्र में, तो वो मेंढक गिर गया कुएं में। कुएं में एक मेंढक पहले से रहता था, तो दोनों की बातचीत हुई, दोनों की मीटिंग हुई। तो उसने कहा भाई तुम कहाँ से आए हो, तो उसने कहा मैं समुद्र से आया हूँ। तो उस मेंढक ने उससे पूछा कि समुद्र कैसा होता है, तो उसने पूछा यार समुद्र जैसा तालाब है ऐसा नहीं होता है। तो उसने पूछा समुद्र कितना बड़ा होता है, तो उसने, मेंढक ने जो पूछ रहा था सवाल उसी ने पूछा, उसने कहा भाई बहुत बड़ा होता है, उत्तर दिया उसने। उसने कहा कि बहुत बड़ा होता है। उसने, मेंढक ने अपने हाथ फैलाए ऐसे, बोला इतना बड़ा होता है। मेंढक सोच लो तुम कैसे हाथ फैलाए होंगे उसने, वो तो कुएं में रहता था, उसको कुएं की नॉलेज है। तो उसने बोला कि इतना बड़ा होता है, उसने कहा नहीं नहीं भाई बहुत बड़ा होता है। उसने पूरी जान से हाथ फैलाए, इतने, इतना बड़ा होता होगा। तो उसने कहा नहीं भाई तुम्हें नहीं पता है। अब मतलब उसको समझाए तो समझाए कैसे इस बात को। तो कई बार चीज़ें इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि आप उनके जो समझने वाला व्यक्ति उसके मस्तिष्क का स्तर कितना है, उसके अंदर कितनी चीज़ें जा सकती हैं। और जो समझाने वाला है वो देख के आया है सब चीज़ों को, वो सब कुछ जानता है, तो वो कई बार तो चाह के भी नहीं बता सकता सारी चीज़ें। तो इसीलिए आप किसी से जब डिस्कशन करो ना, तो आपको ये देखना है कि जिसको आप चीज़ें समझा रहे हो वो कहीं कुएं का मेंढक तो नहीं है, जिसकी सीमित मानसिकता होती है। तो उसके ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना तुम, नहीं तो जो अपनी आइडियोलॉजी है उससे भी हाथ धो बैठोगे। मूर्ख से मूर्ख बोलते हैं ना उसको, कि विद्वान मूर्ख से बहस करे तो वो भी मूर्ख ही बन जाता है फिर। और ये सत्य बात है, क्योंकि उसका अपना जीवन रहा है इतने वर्षों का, धीरे से नहीं बदलेगा, बहुत लंबे प्रोसेस से बदलेगा। हम आपको अब चीज़ें सिखा सकते हैं क्योंकि हम कई महीनों से आपको चीज़ें सिखा रहे हैं,
धीरे धीरे हम आपको वे ऑफ लाइफ सिखा रहे हैं, सोचने का तरीका सिखा रहे हैं। लेकिन मैं सोच लूँ मैं आपको एक ही दिन में और कुछ मिनट में कुछ सिखा दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। मैंने बताया ना तुम्हें वहां बी प्राक की बात, बी प्राक वहां गए आपका प्रेमानंद महाराज जी के पास में, और प्रेमानंद महाराज जी के पास में जाके, प्रेमानंद महाराज तो आप जानती हो वो तो आपका मना करते हैं कि भाई मांसाहार आपको नहीं करना है, और जो जंतु हैं उनकी भी सेवा करनी है, जीव जंतुओं की। लेकिन उसके कुछ समय बाद में बी प्राक का इंटरव्यू हुआ लल्लन टॉप पर। बी प्राक के इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि भाई साहब आपके पास जूते कितने हैं? बोले 500 जोड़ी हैं, लेदर के भी, सब तरह के उन्होंने बताया अपना। तो नहीं बदला ना अपना जीवन, चमड़े का तो तब भी पहन रहे हैं ना। अब लोग आपको उसमें राय देंगे, बोले चमड़ा भी है, मृत जानवर का भी तो हो सकता है, तुम्हें क्या गारंटी है? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है इस बात का कि सिर्फ मृत का ही है वो, जीवित का भी हो सकता है? मतलब ऐसी तो बात है ना, जीवित किसी को जबरन मारा गया हो, एक स्वाभाविक मौत होती है, एक है कि जबरन मारा गया किसी जानवर को, उसकी चमड़ी उतारी गई, तब आप कैसे तय करोगे? तो माइंडसेट चेंज नहीं हुआ ना। और सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए ये महाराज जी के पास चले गए हैं, अब एक अच्छी छवि बन जाएगी, लोग बोलेंगे यार बड़े भक्ति करने वाले लोग हैं, ये तो मतलब अच्छे लोग हैं। होता ना ये, लोगों का माइंडसेट बदलता है देख के, क्योंकि लोगों को पीछे की पिक्चर नहीं पता होती है, उनको तो जितना दिखाओ उतना पता होता है। इसलिए तुरंत से जज नहीं करना है, एकदम से जज नहीं करना है, ओके, किसी भी चीज को। कथक बताएं कहाँ का है? कथक फटाफट से, यूपी का, यूपी का, यूपी का। अन्य नाम है नटवरी कथाकारों का नृत्य। यानी कि ये किससे संबंधित है? जो कथा बोलने वाले लोग होते हैं, कथा, कथक। कहाँ का है? यूपी का है। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित। राधा कृष्ण कहाँ के थे? वो साथी यूपी के ही थे। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं। ड्रेस में देखिए घुंघरू और चक्कर, चक्कर 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 चक्कर, 10-20 चक्कर में मार दूंगा तुमको चक्कर आ जाएंगे। घुंघरू और चक्कर, क्या बोलेंगे भैया, इतने चक्कर मार दिए उसने घुंघरू पहन के कि थक गई। कथक, कथक। एक कहानी सुनाने के लिए, कथा क्योंकि इसका नाम ही है, एक कथा सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है। इसे पढ़ंत कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको पढ़ंत कहा जाता है। कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। बोलेंगे जी कथक, ये ड्रेस क्या है? अनारकली और लंबी चूड़ीदार कमीज के साथ में। यह नृत्य जो है साथी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नृत्य लखनऊ घराना, देखिए अभी आपने घराने नहीं पढ़े हैं, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। घराने का मतलब होता है जहां से जिस विधा की उत्पत्ति हुई है, संगीत की उत्पत्ति हो चाहे किसी वाद्य यंत्र की उत्पत्ति हुई हो, जिस घराने से हुई है, जो उसका केंद्र था, उस जगह को बोलते हैं घराना। तो ये देखें आप यहाँ पर लखनऊ घराना, लखनऊ कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। जयपुर घराना राजस्थान में, बनारस यूपी में, और रायगढ़ आपका छत्तीसगढ़ का। यानी कि ये नॉर्थ के हैं। कहाँ के हैं? सारे के सारे नॉर्थ के। और एकमात्र नॉर्थ में क्या होता है? वो कथक होता है। क्या होता है? कथक होता है। तो जितने भी घराने, कभी भी पूछेगा किससे जुड़े हुए हैं, जैसे लखनऊ घराना पूछ लिया एग्जाम में कि लखनऊ घराने का किससे संबंध है, तो लखनऊ आपका होगा यूपी में पड़ता है। और यूपी का एक ही क्लासिकल डांस है कथक, किसी और पे ध्यान जाना ही नहीं चाहिए आपका। कथक की शास्त्रीय शैली को 20th सेंचुरी में लेडी लीला सूखे ने रिवाइव किया, यानी कि इसने भी अपनी पहचान खोई थी। इसके प्रमुख विषय वैष्णववाद से जुड़े हुए हैं। वैष्णववाद यानी भगवान कृष्ण से संबंधित हो गए। इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है। मुगल परंपरा, ये देखिए जरा ध्यान से, मुगल परंपरा से क्या मतलब है? मुगल परंपरा तो यानी कि एक कहा जाता है कि किस पर, किस नृत्य पर इस्लामिक, इस्लामिक प्रभाव है। इस्लामिक प्रभाव, क्योंकि मुगलों ने जो शासन किया था मुख्य रूप से कहाँ किया था? उत्तर भारत में किया था। मुगल जानते हो ना, बाबर से लेके 1526 से लेकर 1857 तक कौन थे? मुगल। तो वो आपका यूपी में रहे। आपका होगा यूपी में किस जगह पर थे? वो आगरा में मुख्य रूप से थे, यानी नॉर्थ में उनका प्रभाव ज़्यादा था। तो मुगल परंपरा से प्रभावित कौन सा है? तो वो नॉर्थ का ही होगा भैया। तो नॉर्थ का कौन सा है? कथक है। कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात है बच्चों। कथकली, कथकली कहाँ का है? केरल का। यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्या बोलेंगे? अब तो कुछ महिलाएं इसको करने लगे। पुरुषों द्वारा किया जाता है। रामायण महाभारत इसके आधार है। अक्सर पुराणों वगैरह की कहानी दिखाई जाती है।
नायक जो होता है इसमें पाचा होता है। कौन होता है? पाचा। जैसे मैं जब केरल गया तो मैंने इस डांस को देखा वहां जा करके, तो उस दिन हुई थी जो कहानी थी वो जरासंध की। जरासंध का वध किसने किया था? भीम ने। भीम ने किया था ना। तो उसमें नायक कौन है? भीम है। और जरासंध कौन है उसमें? आपका विलेन है, विलेन। तो ऐसे स्टोरी होती है, तुमने देखे भी होंगे, मुंह को बहुत सारा रंग लेते हैं, बच्चे को तो डरावना सा चेहरा लगेगा एकदम, बहुत सारा मेकअप होता है, बहुत सारा मेकअप। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो जो इसका नायक होता है उसको बोलते हैं पाचा, हीरो को। और खलनायक को कहा जाता है कथी, उसी नाम पर, कथी। इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। देखें आंख वाँख ऐसे इधर उधर घुमाते रहते हैं वो, हाँ जी भैया। नाट्य स्थान जो थिएटर होता है उसको बोलते हैं कुट्टम पालम। कुट्टम पालम। थिएटर का मतलब क्या है? आपकी चेयर इधर पड़ी हुई है, चेयर है आपकी इधर, और यहाँ क्या है? स्टेज है, इस स्टेज पर वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नाट्य स्थान या थिएटर जो है वो कुट्टम पालम कहलाता है, कुट्टम पालम। इसकी शुरुआत केली कुट्टू, अब ध्यान से देखना, यहाँ डबल टी आ गया, एग्जाम में कभी भी आएगा। कुट्टम पालम किससे है? कथकली, यानी केरल से, हम याद कर लेंगे। केली कुट्टू, कली वर्ड आ गया, कहाँ का है? केरल का है, कथकली का, कली कली। केली कुट्टू ढोल बजाने से शुरुआत होती है, और केरल का सोपना म्यूजिक इसमें प्रयोग होता है। क्या होता है? कली किसी को सौंप दी, कली कली, क्या बोलोगे? कली कट्टू। और आपका साथी सोपना म्यूजिक। अभी हम जब म्यूजिक पढ़ाएंगे तो हर स्टेट का म्यूजिक आपको बताएंगे कहाँ पर कौन सा म्यूजिक होता है। कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्रा होती हैं। इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र, इडक्का, चिंदा और मडालम, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। कथकली आपका आकाश तत्व का प्रतीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जल तत्व का जल तत्व किसका प्रतीक था बताइए फटाफट से, हमने याद किया था आपको, आपको याद कराया था हमने अभी, बताओ। कथकली, तो इसको याद रखना। आकाश तत्व किसका प्रतीक है? तो आकाश में कैसे पहुंचोगे आप? आकाश की तरफ कला मार के, कला कला कला, जैसे किसी ने कला लगाई तो किधर उठ गया? आकाश की तरफ। कथकली ओडिसी का जल तत्व, ये दर्शाता है कि आप क्लास को एकदम फोकस के साथ में पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणि प्रबलम होती है। इसमें जो भाषा होती है आपका केरल में, मणि प्रबलम। मणि प्रबलम क्या है? 2 भाषाओं से मिलकर बनी हुई है, मलयालम और संस्कृत। मणि प्रबलम भाषा किस किस से मिलकर बनी है? मलयालम और संस्कृत। पूछेगा आपसे, अभी पूछा गया था ये आपका जेई में क्वेश्चन, कि मणि प्रबलम भाषाएं किन 2 भाषाओं से मिलकर के बनी हुई है? तो कौन सी 2 हैं आपका? मणि प्रबलम। तो केरला में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। और संस्कृत से मणि प्रबलम बनती है। गीतों के शब्दों को अट्टकथा कहा जाता है। अट्ट याद रखेंगे, डबल टी केरल का है। अट्टकथा कहाँ की है भैया? केरल की, यानी कि कथकली से हो जाएगी आपका, कथकली से। कलासम, इसको हम कथकली वर्ड से भी याद रख सकते हैं, कली कली वर्ड उसमें आ ही रहा है बार बार। और नल चरितम कथकली नृत्य के प्रकार हैं। क्या है? प्रकार, इसको इंपोर्टेंट मार्क करना। कलासम किसका प्रकार है? जैसे कि हमने बताया आपका मणिपुरी के कौन कौन से होते हैं? उसकी 3 शैली होती हैं, 2 भाग होते हैं, जागोई और चोलम। ऐसी इसके कलासम और नलचरित। यह ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्य संयोजन है। लिटरेचर यानी साहित्य होता है, पहले इसमें लिखा जाता है। म्यूजिक इसका एक भाग होता है। पेंटिंग, चित्र बनाया जाता है। एक्टिंग की जाती है कलाकारों के द्वारा, और नृत्य किया जाता है, नृत्यम बोलते हैं उसको। अलग अलग पात्रों के लिए चेहरों के सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का उपयोग किया जाता है। श्रृंगार या वेशम 5 प्रकार का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कथकली में जो आपका मेकअप होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो मेकअप कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। एक तो पाचा, हीरो का मेकअप होता है। एक काठी, ये विलेन है। थडी, कारी, मिनक्कू, ये 3 अन्य कलाकार हैं। ठीक है, 3 अन्य कलाकार। देखिए ना आपने, ये चेहरे पे मेकअप करके रखते हैं, फोटो में भी अभी आपने देखा होगा। भैया बाहों का संचालन होता है, हाँ बाहों का, आंखों का, सबका संचालन होता है। वेरी गुड। इसमें हरा रंग जो होता है वो कुलीनता और देवत्व और सद्गुण को दर्शाता है। देखिए ग्रीन कलर का मतलब ही क्या होता है? ग्रीन कलर अच्छा होता है ना, आंखों के लिए भी अच्छा होता है। हाँ जी भैया, स्टूडेंट्स को तो हरे रंग की दीवारें में भी पढ़ना चाहिए, उनको हरियाली में पढ़ना चाहिए बैठ के। हरा रंग तो देवता और सद्गुण को इंगित करता है। नाक की बगल में लाल धब्बा होता है, जो कि आपका किसको? राजसी प्रतीक, रॉयल प्राइड। पर रेड कलर, रेड कारपेट किसके लिए बिछाया जाता है? रेड कारपेट का मीनिंग ही होता है रॉयल एंट्री। ठीक है, राजसी, राजसी लोग जो होते थे, राजा लोग आते थे। हरा रंग हो गया आपका सद्गुण को, अच्छा होता है वो। बुराई के लिए ब्लैक कलर, अंधेरे का प्रतीक है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर किसका है?
अंधेरे का प्रतीक है, तो बुराई और दुष्टता के लिए हो गया। पीला रंग ये संतों और महिलाओं के लिए, पीला रंग संतों के लिए होता है, आप जानते हो। पूरी तरह से लाल रंग से पुता चेहरा, पूरा लाल पड़ गया कोई गुस्से में, तो भैया ये तो बुराई का ही प्रतीक होगा। क्या बोलोगे? ये बुराई का प्रतीक हो जाएगा। सफेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करती है। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है उनकी। जो व्हाइट बियर्ड होती है इंडिकेट्स बीइंग द हायर कॉन्शियसनेस। उच्चतर चेतना समझते हो? हम सब जी रहे हैं कि नहीं? आप कहोगे हाँ भैया हम जी रहे हैं। हम सब श्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? हाँ जी भैया ले रहे हैं। हमारे अंदर कोई है? आपके अंदर कुछ होगा ना, ठीक है। लेकिन क्या आप अपने पूरे शरीर के संचालन को समझते हैं? जैसे कि आप अभी बैठे हैं, क्या आप ये देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं आपके शरीर के अंदर क्या प्रक्रियाएं इस समय चल रही हैं? हाँ या ना? आपका ही शरीर है ना, तो आप सारी प्रक्रियाओं को जानते हैं। तो ये कहा जाता है मनुष्य के बारे में, वो अपने बारे में भी बहुत थोड़ा सा जानता है। पूरी दुनिया की तो बात छोड़ दीजिए, किसी को कभी घमंड हो किस बात का कि वो बहुत कुछ जानता है, तो उसका वो दंभ और उसका ये झूठा अहंकार है। अगर उसको ये लग रहा है कि, या कभी भी इस चीज़ को वो पब्लिसाइज कर रहा हो, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, आपका मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने स्टूडेंट्स के लिए, मैंने इतने विषयों को पढ़ लिया, तो किस तरह की बातें कोई करे कि मुझे उस विषय का बहुत ज्ञान है, उस विषय का बहुत ज्ञान। हाँ आप ये कह सकते हैं मैंने उस विषय को पढ़ा है, तो आप कहेंगे भैया नहीं बिल्कुल सही बात है। यानी हम स्वयं के बारे में भी सब कुछ नहीं जानते। और जिस दिन आप अपने स्वयं के बारे में सब कुछ जान जाओगे कि आपकी बॉडी में क्या प्रक्रियाएं किस तरह से चलती हैं, क्या हो रहा है, मस्तिष्क में प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, जब आप वो सब कुछ समझ जाते हैं तो इसको बोलते हैं आप कॉन्शियसनेस के लेवल पे हैं। आप उच्चतर चेतना पे पहुंच चुके हो, उच्चतर चेतना पे। सफेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों, देवता प्राणियों को इंगित करता है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी का मतलब होता है सुंदर, जो मन मोह ले, और अट्टम का मतलब होता है डांस। आपको याद होगा भगवान विष्णु थे, एक वो राक्षस था भस्मासुर, वो सब लोगों को परेशान करता था, जिसके सिर पर हाथ रख दे उसी को भस्म कर देता था। तो क्या किया था भगवान विष्णु जी ने? मोहिनी का रूप धारण किया। जब देवता गए उनके पास में, जी हमें बचा लो, तो उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया और डांस डांस में भस्मासुर को फंसा लिया। उन्होंने भस्मासुर को फंसा के उसके ऊपर ही हाथ रखवा दिया, मतलब कॉपी करवाई उससे अपने डांस की, और डांस डांस में हाथ रख दिया, तो भस्मासुर ने भी हाथ रख दिया अपने ऊपर, भस्मासुर भस्म हो गया। तो उस डांस को दर्शाता है मोहिनी। तो ये एक महिला करती है इसको, मोहिनी तो कौन होगी? एक महिला ही होगी। बालों में चमेली के फूल लगते हैं। ये नृत्य केरल में कसावू साड़ी पहनी जाती है, कसावू साड़ी। जब हम केरल गए तो हम भी लेके आए अपनी मम्मी के लिए, आप भी लेके आना, ठीक है। ये हम आपको परिधान में बताएंगे कहाँ की साड़ियाँ फेमस हैं, कहाँ की साड़ियाँ फेमस हैं। तो केरल में कसावू साड़ी पहनी जाती है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। क्या बोलेंगे? व्यवहार माला साथी एक आपका प्राचीन ग्रंथ है, जिसका संबंध किससे है? केरल से है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं कि व्यवहार माला जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है, उसके लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो राइटर कौन बताएंगे? कोई बता पाए राइटर? नंबूदरी याद है हमको, नारायण नंबूदरी। जी भैया हम पक्का लेके आएंगे, हाँ लेके आना। नारायण बता रहे हो? गमोछा होता है, गमछा नहीं। बहुत बढ़िया, ये है मांझा मंगला, इसके लेखक लिखना मांझा मंगला, लेखक है इसके। माझा मंगलम भी बोलते हैं उनको, माझा मंगलम, माझा मंगलम नारायण नंबूदरी। नारायण, नारायण याद रख रखा है कई साथियों ने, बहुत अच्छी बात है। नारायण नंबूदरी याद रख लेना, ज़्यादा कठिन लगे तो, ओके, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो किस ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है? व्यवहार माला ग्रंथ में मिलती है। विष्णु के, भगवान विष्णु के स्त्री रूप की कहानी है ये, उन्होंने स्त्री का रूप रखा था, हाँ जी। उन्होंने जादू कर दिया था भस्मासुर के ऊपर, तो इसको जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं, जादूगरनी का नृत्य। इसमें भी क्या होता है, क्योंकि ये भी केरल का है, तो मणि प्रबलम भाषा कौन सी दो भाषाओं से मिलकर बनी है? मलयालम और संस्कृत से। तेविति चियट्टम, नंगई नाटकम और दसी अट्टम इसके प्रकार हैं, इसके प्रकार हैं। देखिए दसी और दासी में अंतर हो जाएगा। दासी अट्टम है भरतनाट्यम, ये है दसी अट्टम, दसी अट्टम। सत्रिया, सत्रिया क्या बताया था आपने, किस वर्ष में शामिल हुआ था बताइए? आठवां। क्या बोलेंगे? ये एट्थ है। इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। कब? बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, बार बार अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा यही एसएससी रिपीट करती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सत्रिया से पूछे जाते हैं।
आजकल एग्जाम्स में, तो इसीलिए बहुत गौर से पढ़ना है इसको सारे को। इसकी खोज 500 वर्ष पूर्व हुई थी, यानी ये कितना पुराना है, 500 वर्ष पुराना है। इसके संस्थापक जो हैं वो श्रीमद शंकर देव हैं। कौन है बॉस? श्रीमद शंकर देव। ठीक है, श्रीमद शंकर देव हैं। असम के वैष्णव मठों में विकसित नृत्य है ये, असम के वैष्णव मठों में। सत्रिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया। ये अंकिया नाट क्या है भैया? अंकिया नाट एक फोक डांस होता है, ये हम आपको लोक नृत्यों में पढ़ाएंगे कि जब अंकिया नाट का परफॉर्मेंस होता है तो उसके लिए सत्रिया को लाया गया। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो इसको भांगी, और जब स्त्री करती है तो सीमांगी कहलाता है। किस डांस को? सत्रिया को। पुरुष भांगी और स्त्री, स से याद रखना, स्त्री और स से ही सीमांगी। ठीक है, पुरुष को याद रख लेना ऐसे, भांगी, भांग से याद रख लो। तो त्योहारों पर यह नृत्य भोकोट पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। बहुत टाइम साथ ये रिपीट हुआ है कि भोकोट का संबंध किससे है? भोकोट का, भोकोट का। भोकोट कौन होते हैं? आपका पुरुष भिक्षुक होते हैं। भिक्षुक तो समझते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। ठीक है, भिक्षा मांगते हैं। इसमें बोरगीत संगीत का प्रयोग होता है। तो ये आसाम का याद रखना। आसाम तो यार बोर हो रहे थे, आज शाम बोर हो गए थे, और कुछ इंतजाम कर लो, बस कोई बहाना मत बनाना, बहो ना भाग। ठीक है, कोई बहाना मत बनाना। तो ये आसाम से है। बोरगीत संगीत है, ये हम संगीत में भी पढ़ेंगे। और बाहोना भाग ये भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। माटी अखोरा, माटी मतलब मिट्टी, और अखाड़ों का मतलब होता है अखाड़ा। तो मिट्टी के जो अखाड़े होते हैं, इसका संबंध भी सत्रिया नृत्य से है। इसका अर्थ है मिट्टी पर व्यायाम करना, मिट्टी में अखाड़ा करना। माटी अखोरा। ठीक है, आज शाम को क्या होगा? मिट्टी में अखाड़ा होगा, मिट्टी में अखाड़ा होगा। माटी अखोरा, माटी अखोरा। ओके, क्या बोलेंगे? माटी अखोरा होगा। बड़ा ध्यान से थम्सअप करिए, बात क्लियर है? बात क्लियर है? एक साथ ही ये अपना आप लिख लीजिए, अपने टास्क में इसको लिखिए। विनय सर आप सब लोगों के लिए इस संडे में सुबह 8 बजे 200 क्वेश्चन कराने वाले हैं इकोनॉमिक्स के लिए। और आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, या बाकी कोई भी स्टेट एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें आपका पूछी जाती हो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स को पूछा जाता हो, उसके लिए याद रख लेना कब होगी? संडे में होगी साथी, आपका संडे क्लास होगी, और 8 बजे होगी, 8 बजे। ठीक है, इसी चैनल पर होगी। तो इस संडे हमने आपसे कहा था हम सब्जेक्ट वाइज आपको कराएंगे ये फैकल्टीज़ के साथ में। तो इकोनॉमिक्स क्योंकि आपको विनय सर ने ही पढ़ाई है, और वो ज़बरदस्त इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। आप सब लोगों ने इकोनॉमिक्स की क्लास की है ना पूरी? इकोनॉमिक्स के साथ 49 क्लासेस उन्होंने आपको कराई थी, आई थिंक 49। तो उन्होंने मतलब बैंकिंग से शुरू करके आपको सब कुछ बहुत विस्तार से और अच्छे से पढ़ाया था, है ना? वो रिवीजन करते रहा करो, आपका मतलब आपको होना चाहिए 2 3 4 टॉपिक का रिवीजन आपको करना है। तो संडे तैयार रहना, अपने नोट्स में लिख लीजिए 8 बजे, अपने अलार्म मोबाइल में दीवार पे लिख लीजिए कि 8 बजे भैया तैयार रहेंगे। और जब सर इस क्लास को कराएंगे, इसका शेड्यूल भी हम आपको उससे पहले क्या बोलेंगे, आपका उससे पहले हम आपको बता देंगे कि भाई, या सर की क्लास में बता देंगे, सर एक शेड्यूल लगा करके कि और कौन कौन सी क्लासेस कब कब किस टाइम पर होंगी। हम सबसे टाइम ले लेंगे एक बार, जिनके लिए जो सूटेबल टाइम होगा, जब वो फ्री होंगे तो आपको वो क्लास करा देंगे। ओके, यहाँ पर आएंगे। एकाहार्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एकल कलाकार? एकाहार्य, एक है क्या? भारत, एक है भारत। बताओ जी, अलारीपू भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य का तो अलारीपू की शुरुआत, भरतनाट्यम की शुरुआत अलारीपू से, तिल्लाना पर वो खत्म होता है। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली? वो जागी रहती है, किसको लेके? मणि को लेके, कहीं कोई मणि ना चुरा ले, मणि ना चुरा ले। शास्त्रीय नृत्य और राज्य का कौन सा एक युग्म सही है? बताइए। भरतनाट्यम क्या कर्नाटक का है? नहीं, तमिलनाडु का है। कथक यूपी का है। कथकली उत्तर प्रदेश का है क्या? नहीं, केरल का है। सत्रिया असम का है। किसका है? असम का है। भामाकल्पम शास्त्रीय नृत्य नाटिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भामाकल्पम की रचना सिद्धेंद्र योगी, और सिद्धेंद्र योगी किससे संबंधित है? किसके आदि गुरु कहे जाते हैं? कुचिपुड़ी के, कुचिपुड़ी के। भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से कौन सा नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है और कहानियों का नाट्यकरण करता है, जो अधिकतर भारतीय महाकाव्यों से अनुकूलित है? बताएंगे जी। जो इनका मिश्रण है, ये तो कथकली है, नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण करता है। या तो कुचिपुड़ी होगा, कुचिपुड़ी यानी कथकली होगा, इसका आंसर कथकली होगा। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा ये हमने आपको बताया नहीं, और हमने सोचा था इसको हम नोट करेंगे आपके लिए। इसको लिखना अपना, कथकली का नोट्स खोलो एक बार, कथकली का नोट्स खोलो, उस पर लिख लीजिए
कि ये आपका डांस, म्यूजिक और एक्टिंग का मिश्रण है, कथकली। डांस, एक्टिंग और म्यूजिक का मिश्रण कौन है? वो कथकली है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य पात्रों के प्रतीक के लिए चेहरे पर विभिन्न रंग, 5 प्रकार के मेकअप किस में होते हैं? बताओ फटाफट से। किसमें होते हैं? कथकली में होते हैं। किसमें होते हैं? कथकली में होते हैं। कथकली में, कली में होते हैं। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सत्रिय नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? बताओ कौन थे? श्रीमत शंकर देव, महापुरुष शंकर देव थे, महापुरुष शंकर देव। मोहिनी अट्टम नृत्य में प्रयोग किए जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। और अभी साथी आप तुरंत जाएंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं, सब लोग साथ होके आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया रेलवे रिफॉर्म्स के लिए आपको ट्वीट करना है, तो लिखिए एक बार railway_reform। ये ट्वीट आप एक बार जरूर जाके करेंगे, ठीक है? और अपना ही ट्वीट करना, मतलब रिट्वीट भी आप उसको कर सकते हैं, लेकिन आप अपना ही ट्वीट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे साथी ट्विटर चलाते नहीं हैं, लेकिन आपको चलाना सीखना चाहिए साथी, अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो उसको ज़रूर ट्वीट करिए, और जो आपकी तरफ से ट्वीट जाएगा वो ज़रूर असरदार बनता है। उनको लगता है कि भाई हाँ, स्टूडेंट्स इस देश के कुछ डिमांड कर रहे हैं, और वो डिमांड्स जब कभी भी आए, किसी भी पक्ष के द्वारा आए, उसमें कोई टीचर आपसे कहें उसको करने के लिए या ना कहें, उस बात का अर्थ नहीं है। आपको अपने अधिकार जानने होंगे, बस टीचर इसको यूनाइट कर सकते हैं कि भाई हाँ, इकट्ठे एक पावर लगनी चाहिए। तो जब टीचर्स उसको यूनाइट कर रहे हों स्टूडेंट्स को, तो आपको खुद ही स्टूडेंट्स को फिर यूनाइट करने के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए कि सभी स्टूडेंट्स को आप उसके लिए एकजुट कर लें, बेशक से आपका परीक्षा हो रेलवे का या नहीं हो, क्योंकि स्टूडेंट्स के अधिकार लगभग बराबर हैं, एक जैसे हैं। तो वो किसी और का अधिकार है तो आपका भी अधिकार बनता है। हो सकता है कल आपको इसकी ज़रूरत हो, तो फिर सामने वाला स्टूडेंट सोचे कि यार मेरा तो ये एग्ज़ाम नहीं है। तो जब आप उस कम्युनिटी को एक रिप्रेजेंट करेंगे, एक एकता के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो ताकत बनती है और वो आपकी मांगे फिर स्वीकार्य होती हैं। तो एक बार जरूर आप इस ट्वीट को करना, और होमवर्क का आंसर लिखना मत भूलना प्यारे साथी। सारे लोग जरूर होमवर्क लिखा करो, ठीक है? अब हम कब मिलने वाले हैं? अब हम मिलेंगे मंडे को, और मंडे को मिलने के लिए हमने आपको रिवीजन के जो 3 टॉपिक दिए थे कि आप रिवाइज करके तैयार रहोगे, तो आप कहेंगे हाँ भैया हम रिवाइज करके तैयार रहेंगे। और साथ में इस वाले सैटरडे आपका एक मॉक होगा, याद है ना, जैसे हिस्ट्री का मॉक होता था, पॉलिटी का होता था, तो सैटरडे एक मॉक होगा आपका। और जो टॉपिक आपको हम पढ़ा चुके हैं अब तक, ठीक है, उन टॉपिक से मॉक होगा, और वो मॉक होगा आपका 50 क्वेश्चन का। कितने का मॉक होगा? तो वो 50 क्वेश्चन का मॉक होगा आपका, 50 क्वेश्चन का मॉक होगा अब तक जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, ठीक है? ताकि आपकी और एक अच्छी प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है? बहुत बढ़िया। सर रेलवे जवाब दो, हाँ वो किसी भी तरीके से आप उसको टैग कर सकते हैं, #रेलवे जवाब दो, #रेलवे_जवाब_दो, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन करिए उसको। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं साथी आपका मंडे को, और आपका होमवर्क का आंसर जरूर आना चाहिए, सारे साथियों का आना चाहिए, और एक अपना रिवीजन आप अच्छे से कर लेना, और बस मेहनत करते रहिए। हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, हर हाल में पहुंचेंगे और पहुंच के रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर।